अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आप जानते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया। हमारे साथ मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। दुख बड़ा होया पुत जुनैद, आज खलबरदारी हुई है तो ना बाजे वाले आए ना ढोला वाले आए। गल वैसे गलती है। शानदार आपको रिसेप्शन दी है ओबामा साहब कादी ने। रिसेप्शन दी है, तुसी ते इत्थे कोई बाजे बूजे बजाउंदे, कोई कम च कम वही गाना सुनाउंदे। आउंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां, आउंदियां नसीबां मेरे कोलों हुंदा नहीं आ। बाजे वाले कर सकते हैं सही, तुम्हानू चाहिए सी बुला के इत्थे बजांदे जरा बाजे बैंड। अच्छा, आज हमने टीवी स्क्रीन पे देखा तहाइफ का तबादला भी हुआ, तो ये क्या दिया है आपको ओबामा साहब ने, क्या है इसमें? ये चवल जी ने दिता की आए ਇਹਦੇ ਚ ਸਦਾਰਤੀ ਪੇਚਕਸ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਸ ਹੈ। इस सदारत दा हलफ चुकी दा या खोली दा? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। मेरे को एवं छित्र न खाल भी, मैं कल तक करदा रहा तेरा त्राम। मैं व्हाइट हाउस के मुंडिया नूं कह के फेंटी लवा देनी। वाकई समझ नहीं आया कि ये प्लास और पेचकस का गिफ्ट समझ नहीं आया। है ही किसी प्लम्बर दा मुंडा। मिस्टर जुनैद, आई टेल यू, जी जी, व्हाइट हाउस का जो पिछला दरवाजा ना, हाँ हाँ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸਦੀ ਏ। उस तरह ही जिस तरह तेरी अंग्रेजी फसदी है। ਭਾਈ ਉਹ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪੇਚਕਸ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। हद हो गई है। ये देखो जरा 8 साल उत्थे बैठा रहा, व्हाइट हाउस के बूहे की कुंडी नहीं ठीक करा सकिया। इसे गलों ही ते अमरीका की कुंडी खोल के हर बंदा अंदर बढ़ गया है। जबले कुंडी ते लवा छड़ता व्हाइट हाउस दी। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਵਾਂ ਕੁੰਡੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। अब्बे दा नहीं ते 8 साल विच फूफो दा समझ के रहिंदा रहा। अच्छा मिस्टर ट्रंप, आपने क्या गिफ्ट दिया उनको? मैं तो पुत कब दी चीज दी है, मैं इहदे अंदर चबला नहीं मारदा। क्या दिया है? और टिशू पेपरां दा डब्बा। मैं कहा चल अथरू साफ करदा रहेगा, बूथी ते ने कदी साफ कीती नहीं। ਹੁਣ ਰੋਣੇ ਹਾੜੇ ਹੌਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਟਰੰਪ ਜੀ ਬਾਹ ਬੜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ। ਆਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਖੀਰ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬੰਗਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਅੱਗੇ ਬਈਦਾ ਕਲਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣ। ਪੁੱਤ ਸਦਰਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਬਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਬਵਾਂ। मिस्टर ट्रंप, अभी तक आपके बारे में जो वर्ल्ड वाइड ओपिनियन है वो यही है कि आपके अंदर एक एरोगेंस है, एक गरूर है, तकब्बुर है। मेरी गल सुनो पुत जुनैद, ये मेरे खिलाफ धरने दबाउण, ये मेरे खिलाफ जुलूस कढाउण, ये इमरान खान नूं टेलीफोन कर करके पूछण कि किवें रोकना इहनूं कुर्सी ते बैठण तो। आज भी आप जब हलफ उठाने के लिए जा रहे थे तो व्हाइट हाउस के बाहर वहां पे मुजाहरे हो रहे थे, नहीं जाने दिया क्या? ते होर फिर मैं इन्हां नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल बोलां, इन्हां नूं गोदी चक के छड्ड के आवां इन्हां दे घर। ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣੇ। मैनूं दस्सो ना, मैं ते छित्तर पौला ही करना ना फिर। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਐਵੇਂ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। अब देखो बदबामा ते उतर आया, मुंह ते काला है इसी जबान भी काली है तेरी, ना मरादा। ਆਈ ਮੀਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ। पुत हरकतां ते मैं हटना कोई नहीं। मैं कह के आया ते करना भी मैं ए होई आ। मैं व्हाइट हाउस दे अंदर वड़ के नहीं बैठा, मैं बाहर निकल के सारा अमरीका छानने च पा के छान सुटना। लेकिन मिस्टर ट्रंप, आज आपकी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसमें तो आपने बड़ी बाहमी अफामो तफहीम की बात की है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की है। वो फ्रॉड ही और पहली बार धरने होण डे सी, हुण अंदर हाल च भी छित्र खा लैंदा। उत्थे ते प्यार मुहब्बत दी गल करनी है ना, तू ते अपना बेली आ, तैनूं विचली गल दस रहा। मैं नहीं छड्डना। जेड़ा जेड़ा बंदा मेरे खिलाफ है ना, वो कन्न खोल के सुन लवे। मैं अमरीका च नजायज बंदा रहन ही नहीं देना। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ 28 ਇੰਚ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ, ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਮੋਰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੋਰ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ,
मैं भी अमरीका रहना, मैं मंसूरे नहीं रहिंदा। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਕਰ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਮਰਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਖਲਪ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਤੇ। ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। मिस्टर ट्रम्प, ये बात तो मानने वाली है ना कि एक तरफ ओबामा की जो पर्सनालिटी थी वो बड़ी हम्बल पर्सनालिटी है, ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। दूसरी तरफ आपकी जो पर्सनालिटी है उतनी एरोगेंट है। बाबू जी मेरे बारे जो इंग्लिश क्या है जरा उर्दू च भी दस देना मैंने। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। बाबा शेर नहीं, मैंने आपको कहा है कि आप एरोगेंट हैं। ਇਹ ਆ ਐਰੋਗੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। नहीं नहीं नहीं, एरोगेंट का मतलब है कि आप में तकब्बुर है, ਓਏ जरूर ਯਾਰ है। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਕੱਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਤਕਬਰਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਬਦਬਾ ਮਦ ਉਤਰ ਹੈ ਚਬਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਲਫ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਲੈ ਹਲਫ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਅੱਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਫ, ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੂਸ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਜਨੈਦ ਕਿੱਡਾ ਸੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਰਾਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਾੜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਣ ਕਦ ਲਈ ਗਿਆ ਸਦਰ, ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਤਲਕਾਤ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੇ ਰੂਸ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ होना कि हंगामे कौन कराउंडे है। मिस्टर ट्रम्प, आपके लिए भी तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनकी आमद पे बाकायदा हंगामे हुए हैं इस तरह, और भी बहुत कुछ मनफी हुआ है। पहली बड़ा कुछ होना ले ये तबन मैं दस दवा। तबाडी मलका तरन्नम ने मेरे लिए आखिया सी तेरे आउण दे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते माया होने आउणगे, मजे ते माया होने आउणगे। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕੱਢ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾੜ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਸਦਰ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। I think यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये अभी कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था कि हम ये अपने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, हम अपने ये दफ्तरों के अंदर ख्याल नहीं करते सरकारी सामान का, फर्नीचर का। हाँ जी। शीशे शीशे भी भन देते हैं, कुर्सियां भी हम उस तरह इस्तेमाल नहीं करते जैसे करनी चाहिए। जी। यहाँ तक कि स्टेशनरी को नुकसान पहुंचाना भी हमारा एक शुगल बना होता है। सही। जब हमने ये जिक्र किया तो एक दोस्त ने ये सुन के बताया कि आइए जी मियाँ, ये जो तुम लोग बात कर रहे हो ना, ये हमारी आदत अंग्रेज के वक्त की बनी हुई है। अच्छा। मैं क्या अल्लाह खैर करे, अंग्रेज के वक्त किस तरह आदत बन गई थी।
कहने लगे इधर जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, इधर आके उसने कब्जा कर लिया और हुकूमत करनी शुरू कर दी, तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा था। इस खित्ते के जो लोग थे वो रिवेंजफुल होके तो इस तरह के काम करते थे कि ये गोरे की अमलाक है, इसको नुकसान पहुंचाए। कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते थे, कभी जलसे जुलूसों में ईंटें मार के बिल्डिंगों के शीशे तोड़ते थे। अच्छा। तो वो सिर्फ अंग्रेज के रिवेंज में ये किया करते थे, क्योंकि हुकूमत अंग्रेज की थी और हम लोग गुलाम थे उस वक्त। तो इस गुस्से में हम ये बदला लेते थे गोरे से। तो क्या आप भी हम गुलाम हैं? वही बताने लगा ना कि वो दोस्त बता रहा था कि अब हमें सिर्फ ये रियलाइज करना चाहिए कि गोरा यहाँ से चला गया हुआ है। हाँ। हम अब अपनी ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर हम कोई शीशा भन्न देते हैं या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं ईंट मार के, या जलसे जुलूस में हम पथराव करते हैं या बसें साड़ देते हैं, तो हमें ये इनमें नहीं होता कि ये हमारी चीजें हैं, हम खुद ही इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम को भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए और हुकूमत को भी अपने रवैये से अवाम को ये बात रियलाइज करवानी चाहिए कि अब हुकूमत अंग्रेज जो की है हुकूमत नहीं रही, नहीं है, बल्कि हुकूमत जो है, रियासत जो है वो माँ जैसी है, वो उनका ख्याल रखती है। अंग्रेज की हुकूमत नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है। उनको शिरकत इक़्तिदार का एहसास दिलाना चाहिए। जी जी। अब हमें ये महसूस करना चाहिए कि ये हमारा अपना प्यारा मुल्क है। क्या है पहली खबर आज की? हाँ जी, बिलावल के कामयाब शो ने पार्टी में नई रूह फूंक दी। 4 मुतालबात से पीछे ना हटना, जरदारी की बिलावल को हदायत। बहुत अच्छे। जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है ट्रंप की हलफ बर्दारी देखने गए हुए। हाँ हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि चलो मेरी लेवारी दूर है तो मैं जाके किसी की वारी ते वेखा ना। क्रिकेट खेलना भी एक शौक है और क्रिकेट देखना उससे ज्यादा तगड़ा शौक है। इसलिए जरदारी साहब अपनी रूह की तस्कीन के लिए ट्रंप की हलफ बर्दारी देखने गए हैं और साथ उसे समझाने गए हैं कि चाचा चीका ना मार, हमें बदतमीजी ना कर लो। कनल मैं 5 साल कड्डे ने, सारा मुल्क चीका मारदा रहा, मैं मुंह आवाज भी नहीं कड्डी, कट गया ना 5 साल। इस तरह अगर आगे से बदतमीजी करोगे तो ये ना हो कि और ये आधा पड़क पड़े आग। अपने बेटे को देखो ना, ये क्या नसीहत करके गए हैं कि बेटा 4 मुतालबात से पीछे ना हटे। इस डायलॉग से तो आगा तालिश ही लगे हैं जरदारी साहब। हाँ हाँ, आगा तालिश साहब फिल्म में नदीम साहब से कहा करते थे कि बेटा 4 असूलों से पीछे ना हटना, इसी में जिंदगी पिन्हा है। फिल्म खत्म हो जाती थी और तमाशाई बेचारे एक दूसरे से पिन्हा का मतलब पूछते रहते थे। कई ये टैप कह देते थे कि भाई जी डोर के पिन्ने को हलाएं तो वो पिन्हा हो जाता है। और कईयों को समझ नहीं थी आती तो वो पिन्हा को गाने में फिट कर लेते थे। हमारे सांसों में आज तक वो पिन्हा की खुशबू महक रही है। हिना की खुशबू। यार हिना की छोटी बहन को पिन्हा कहते हैं, जैसे संगीता कविता है ना, ऐसे हिना पिन्हा है। अच्छा जी, खबर सुने। सीनियर रहनुमाओं और जयालों की भरपूर मुखालफत के बायस क़यादत का राजा रियाज को पार्टी में वापस ना लेने का फैसला। देखा आपने जुनैद साहब ये क्या कर रहे हैं राजा रियाज के साथ। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इनको अपने पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में नहीं दौड़ने दूंगा। ये सब मेरे मुखालफिन की प्लानिंग है कि ये मुझे वापस पीपल पार्टी में नहीं आने दे। इनको असल में मुझ पे जाती गुस्सा है। एक दावत में जब खाना शाना लग गया ना तो ये सारे हाथ धोने गए हैं तो मैंने पीछे से खाना खत्म कर दिया था। ये वापस आए थे तो मैं स्वीट डिश खा रहा था, इन्होंने समझा कि शायद राजा रियाज ने पुट्ठा खाना शुरू कर लिया। पहले स्वीट खाएगा फिर नमकीन खाएगा और नमकीन अभी आनी है। मैंने आराम से स्वीट डिश खत्म की और उठ के इनको बताया कि पाजी नमकीन वाले तो पांडे भी अंदर ले गए। अच्छा जी, वजीर खजाना इजहाक डार कहते हैं गुज़िश्ता 3.5 साल में तेज तरीन मुआशी सफर तय किया है। ये मुआशी सफर मुल्क के कर्जे को कहते हैं जी। एग्जैक्टली। जो कह रहे हैं कि 23 तरीन मुआशी सफर तय किया है, 23 तरीन कर्जा ही बढ़िया है मुल्क का। बाकी तो हमें तरक्की नजर नहीं आ रही। मुआशी सफर किधर का तय हुआ है या पुल शुल नजर आ रहे हैं शायद, फिर इनका नाम मुआशी सफर होता है।
आप देखो ना यार, पहले जितना करिया था फी बंदा अब डबल से भी ज्यादा हो गया है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 23 तरीन मुआशी सफर, 23 तरीन तो डॉक्टर साहब इधर जहाजी सफर तय कर रहा। मैं तो कहूंगा डॉक्टर साहब के करिया बहुत वध गया, हमसे वापस नहीं होना। जितना आप लोग जोर लगा रहे हैं ना वजीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना हासिल करने के लिए, उतना जोर मेरा ख्याल है अब आपको करिए की वापसी से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए लगाना चाहिए। वो कैसे जोर लगाए? मिन्नतां तर लेना माफ कर दियो, तुहाडी मेहरबानी मैं नहीं दे सकता, तुहाडी मेहरबानी खुदा दा वास्ता जे भाजी ना करके डराओ नहीं मेरे को पैसे मेरी जेबा फोड़ लो, वेखो किथों देना यार, वेखो हाथ च पा के। 2008 में हर पाकिस्तानी पे जो कर्जा था वो 37,000 रुपए था। डार साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि आज हर पाकिस्तानी पे कर्जा 37,000 से बढ़ के 1,01,138 रुपए हो चुका है। 37,000 से बढ़ के 1,00,000, अंदाजा करो। ये है डॉक्टर साहब आपका 23 तरीन माशी सफर जिसका जुनैद ने नक्शा खींचा है। फी कस के हिसाब से 1,01,338 रुपये हमने देने। अजीजी मैं 1,01,300 रुपए दे दूंगा, उतले 38 नहीं देने में। क्यों जी? मैं किराया भी लगा जाने। तुम खुद अपना करिया लेने अमेरिका गए थे। ला डार साहब रहे हैं, देना हमने है। चलो भाई डार साहब ने कहो पहले थैले को कर्जा ले लो, ये मुल्तान ना चला जाए कितनी। मुल्तान कीनिया में, मुल्तान भावे कीनिया में नहीं है, इसकी शक्ल तो कीनिया जैसी है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौसम की शिद्दत एक गरीब आदमी के लिए क्या मसाइल लेके आती है, इस पर बात करने के लिए फीके से बेहतर कौन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है हमारा फीका। मौसम की शिद्दत नाली अच्छा, एक मिनट ये बताओ कि स्वेटर क्यों नहीं पहना हुआ? मुझे नहीं सर्दी लगती। ऐसे गलत कह रहा, सर्दी क्यों नहीं लगती? तुम लोहे के बने हुए हो। लोहे का नहीं, मैं बहादुर हूँ। तो फिर मुंह क्यों नहीं पहना हुआ? पहना नहीं, सर्दी पहना हुआ है। कहाँ पहना हुआ है? मैं नन्ही दा स्वेटर पाया है लेडीज। लेडीज? अच्छा नहीं बता। अच्छा उधर सर्दी नहीं मुझे लगती, तो वो बेचारी सर्दी में नन्ही बैठी। ओ सॉरी, नहीं बताना था, सॉरी। मैंने नहीं भिड़ाना करना। अच्छा सॉरी। अच्छा नहीं तो सर्दी, इसके बाद चादर है। अच्छा वो चादर, अच्छा नहीं तो क्या मसाइल है? गैस भी नहीं आ रही, शदीद सर्दी है, क्या सर्दी बहुत हुई थी इस दफा। क्या करते हो आज? हमने तो सारे दरवाजे बंद कर लिए हुए हैं। एक पिछली खिड़की में टूटी आया थी ना, खिड़की दे शीशा, तो उधर मैंने फिर गत्ता लगा लिया। अच्छा। उधर से बहुत सर्दी आती थी। वो हमारे साथ तंदूर है ना खाला बशीड़ा का, तो खाला बशीड़ा बहुत अच्छी अम्मी की सहेली बन गई हुई है। अच्छा। वो जब तंदूर बंद करने लगती है ना तो आवाज मार लेती है, तो फिर मैं जाके दाबड़े में तंदूर में से वैसे उसके पास है वो, उसको वो बेलचा बड़ा छन्ने वाला, वो निकाल के आग मुझे दे देती है। फिर मैं ला के दाबड़ा रखता हूँ ना कमरे में, बड़ी गर्मी हो जाती है। अच्छा। अब्बा कहते हैं कि भैन बशीड़ा नूं अल्लाह जिंदगी देवे, बड़ी होई चंगी है, साडियां सर्दियां वावा लंघा दित्तियां ने। और वो भी तो बताओ ना कि गर्मियों में उसी खाला बशीरा को आपके वालिद साहब बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि इसके तंदूर की वजह से हमारे घर में ज्यादा गर्मी हो जाती है। देखो तो उसका साथ जो है तंदूर, ते हुण ताड़ी खातर खाला बशीरा गर्मियां च कुल्फियां ला ले। तुझे कहती क्या तकलीफ है? मैं तो ताड़ी सर्दी गर्मी ओदे कारोबार ने चलन रही।
कुल्फियां लगाएंगी। ओदा बंदा साइकिल के ऊपर डंडे के साथ कपड़ा बंद के ते विच किन्नो पा के बेच जाए। काला नमक भी हुंदा ओदा। ਉਹ ਭਾਈਆ ਮਫਲਰ ਖੋਲ ਠੀਕਾ ਘੱਟ ਡਿਕੇਟ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੋਪੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। ये तुम्हारी टोपी तुमने खुद ऊंची किया या तुम्हारे शेख से ऊंची हो गई? ਤੂੰ ਮਫਲਰ ਦੀ ਗੰਢ ਆ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕੋ ਮਰਵਾਈ? हकीम ने गंड बनने की मेरी अम्मी लगती है। ये तो अम्मी बांध के बेचती है अपने पुतड़ा ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ठंड इतनी थी रास्ते में कि मफलर भी बंद आया सी तो मैं गाड़ी में आया हूँ। गाड़ी में? हाँ जी साहब के फैक्ट्री वाले जो है ना जिनके मैं और अब्बू काम करनी हूँ उनका मुंडा ड्राई फ्रूट लेने आया था माल रोड से। उसने उधर से ड्राई फ्रूट लिया तो फिर इधर मुझे उतार दिया। कहता 19,000 का ड्राई फ्रूट ले आया। मैं क्या पीछे पिकअप ते आ रहा है? कहता नहीं होया छापड़ च पिया होया है। इतना कुसाड़ा 19,000 रुपये का आया है। ड्राई वो वाला जो होती है ना गोल वो खड़ोट भी और चलगोजे भी। ड्राई फ्रूट तो मेरा ख्याल आज गरीब आदमी अगर ख्वाब में भी देखे तो कीमत सुन के उसकी आंख खुल जाएगी। तो नहीं अम्मा कहती है ये नहीं खाते बीमार हो जाता बंदा। मूंगफली तो खाई होगी? नहीं मूंगफली एक दफा अब्बा लेके आया था इतना बड़ा लिफाफा। इतना बड़ा? हाँ कहता था कि मैं ले 50 रुपए की ली है। इतनी सारी थी उसने फिर सबको 4-4 5-5 दाने दिए थे। अम्मा कहती है कि चल गोजे पुत्र नहीं खाई दे बीमार हो जाता है। तो मैंने कहा कि 20 रुपये के ले लो 20 रुपये के खाने से तो नहीं बीमार होंदा। तो अब बेले मैंने चपेट मार दी थी। कहता 20 रुपये दे चल गोजे लैन जाएगा तो वो जो तेन मारेगा फाड़ कर तो मैं ही ना तेन कुटा। कहता 20 रुपये देते चल गोजियां ले अपनी हट्टी के बूहे को भी नहीं लंघन देंगे। तो मैं 3-4 अड़ियों के बूहे को मुफ्त लंघ गया। एक और तुम्हें बात बताऊं उनको ना फिर हाँ बोलो। हाजी साहब है ना जो हमारी फैक्ट्री वाले उन्होंने मुझे एक चलगोजा दिया था। छिलका ताड़ के कहते थे काल है। पहले मैं ऐसे ही खाने लगा था। मैंने कहा इसको इस तरह नहीं कहते इस तरह नहीं खाते इसको छिलका ताड़ के बीच में से मैंने बीच में से निकाला इतना बड़ा निकला बहुत मजे का था चल गोजा। तो हाजी साहब कहते थे पुत्र लेते तू चिस्ता ते माजू नहीं खाता। चिस्ता माजू नहीं पिस्ता और काजू कौन? वही मैंने कहा एक वो भी दे दो। कहते चल दो फ्री ना हो बोता। मैं वैसे ज्यादा रियोड़ियां ही खाता हूँ इसलिए कि वो सस्ती होती है ना। बाकी चीजें अगर इतनी इतनी भी लोगे तो तुम्हारी माहाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। तनख्वाह कौन सी तनख्वाह तो मैं अम्मा को दे देता हूँ। अभी मुझे मिलेगा बोनस ईद पे। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी बहन को नन्नी को भी और अम्मी को भी कहा कि मुझे ईद का बोनस मिलेगा ना तो मैं आपको इतने 10 चलगोजे लेके दूंगा। ते अम्मा हज के कहती है ईद जदों आनी हो तो चलगोजे तेरे प्यो दे बाग चो लट दे। उस वक्त तो आ जांदियां ने गर्मियां। मैंने कहा चलो फिर तुहानू बर्फ वाले गोले दे दियांगा। नाज़रीन में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। क्या
بات پہ غور تو کرو کہ ہمارے بچے خاص طور پہ جو شہری علاقوں میں رہنے والے بچے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پہ جو بڑے شہروں میں رہنے والے بچے ہیں وہ کتنی دیر کے لیے دھوپ سے ایکسپوز ہوتے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے بھی نہیں. وہ نقشہ ہی بدل گیا نا گھر کا. جو رہائشی سکیمیں ہیں ادھر آپ جا کے دیکھو نا کہ سارے نقشے ایک جیسے ہیں اور اس نقشے میں سین ہے ہی نہیں. اور جو چھت ہے اس کو جو سیڑھی جاتی ہے وہ بالکل لوہے کی یا ٹیمپریری سی سیڑھی جاتی ہے کہ کسی وقت اگر پرنالا بند ہو گیا تو وہ کھول لینا. اب تو جو کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالنے جاتے تھے بچے یا خواتین بچیاں وہ بھی اب نیچے ہی کہیں سائیڈ والی گلی پہ یا گراج میں ہی وہ رسی رسی لمب کے تو کپڑے ڈال. یہ تو ہو گیا گھروں کا معاملہ. اسکولوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ اسکول کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہاں پہ کھلی گراؤنڈز ہوا کرتی تھی, سپورٹس کی جگہ ہوا کرتی. جب شائننگ سٹوڈنٹ آتے تھے اسکولوں میں عزیز جی, اب تم دیکھ لو کہ گھروں کے اندر سکول بنے ہوئے ہیں, 4-4 5-5 کمروں پہ مشتمل سکول ہے, گراؤنڈ نام کی چیز نہیں ہے. بچوں کے لیے گیم بھی انڈور ہو گئی ہوئی ہے, گیمز بھی انڈور ہو گئی, کمپیوٹر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. دھوپ واقعی بالکل سیکنا چھوڑ دی ہوئی ہے. اور پرابلم کیا ہے کہ دھوپ سے جوں ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دھوپ سے صرف ہمیں وائٹامن ڈی ملتی ہے. ڈاکٹرز اور جدید جو سائنس ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی شعاؤں کے اندر وہ کچھ رکھا ہوا ہے جو آپ مصنوعی طریقے سے کسی طور بھی حاصل کر ہی نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں آپ. ابھی آج بھی یورپ نے پتہ نہیں وہ الٹرا وائلٹ رومز اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے, لیکن وہ دھوپ کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے؟ امپاسبل, ناممکن سی بات ہے. اب آج ہمیں بھی بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے, دھوپ نہیں لے تو آپ وائٹامن ڈی لے لیں. وائٹامن ڈی سے کسی حد تک کسی ایک آدھ چیز کی کوئی ڈیفیشنسی پوری ہو سکتی ہے, لیکن دھوپ کا متبادل وائٹامن ڈی کے کیپسول امپاسبل. تمہارے پاس خوفناک چیزوں کے علاوہ نہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہمیں سنانے کے لیے؟ کبھی نہیں آگے کہتا ساڑھے محلے چ جلیبیاں دی دکان کھول گئی, کبھی آگے یہ نہیں بتائے گا کہ یار تینوں کی دسائیں ماں نل شہید کسائی نے سر گوشت دیتا 1.5 کلو, سونیاں بوٹیاں نیلے رنگ دی پاک مار دی ہڈی, کبھی نہیں سنائے گا. اللہ تعالیٰ کی تو نعمتوں, ڈی ختم ہو گئی ہے, خزانہ ملک کا ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تم تبھی مستفید ہو سکتے ہو جب تم صحت مند ہو اور جیب میں پیسے ہوں, جو خزانے کی بات کر رہے ہو. بس یار واقعی یہ جو نیچرل فوائد تھے نا جی نیچر کے, اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ویدر میں, ہمارے ایٹماسفیئر میں, ہمارے ملک کے اندر, اس سے واقعی ہم نے فائدہ اٹھانا چھڑ دیا ہوا ہے. ورنہ پرانے زمانے میں لوگ بچوں کو دھوپ میں باقاعدہ بٹھاتے تھے, لٹاتے تھے, باقاعدہ خود بھی دھوپ میں لیٹتے تھے. بالکل مجھے یہی بات یاد ہے, غوری صاحب کے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ بچے کو دھوپ میں بٹھاؤ, اس کے بڑے فوائد ہیں. اچھا, اسے دھوپ میں بٹھا کے پھر اٹھانا بھول گئے. کسی نے کہا بھائی جی بچہ چک لو, بچہ پنیا گیا جی. ہائے ہائے ہائے, اور تھوڑی دیر نہ اٹھاتے تو تھلے لگ جانا. ویسے واقعی یہ جو یرقان کی بیماری ہر پیدا ہونے والے بچے میں ضرور پائی جاتی ہے. کم از کم 5 قسم کے کینسر ایسے ہیں جو دھوپ نہ لینے والوں کو دھوپ لینے والوں کی نسبت زیادہ جلدی افیکٹ کرتے ہیں. یہ سویڈن کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہے, انہوں نے 30,000 سویڈش باشندوں پہ یہ ریسرچ کی ہے, کم و بیش 30 سال تک. یار کدی گھر بھی بیا کرتے تھی سویڈن, کدی ناروے, سنو تو صحیح, سنو پھر بعد جو آگے کہنا پر جائی تاڑی نے بہت بستی کی. سنو تو صحیح ہے, اس تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ دھوپ نہ لینے والوں کی نسبت دھوپ لینے والوں کی زندگی جو ہے وہ کم و بیش اوسطاً 26 مہینے زیادہ ہوتی ہے. واقعی دھوپ کے بہت سارے فوائد ہیں اور جو ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے لینے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اسی وقت پاسبل ہو سکتا ہے دوبارہ دھوپ میں نکلنا جب مکانوں کے نقشے اور طرح کے بڑھیں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ آپ دھوپ لینے بیٹھتے ہو, جس کو کہتے ہو میں تو جناب سردیوں میں دھوپ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ سردیوں میں ہم لوگ دھوپ لیتے ہیں, گرمیوں میں زیادہ ایکسپوئر اچھا بھی نہیں ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. جون جولائی کی جو چنچلاتی دھوپ ہے وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. ہم لوگ زیادہ سردیوں میں دھوپ لیتے ہیں. سردیوں کی جو دھوپ ہے اور خاص طور پہ جو ارلی آورز کی دھوپ ہے, 9 بجے سے لے کے کوئی 11-12 بجے تک کی جو ٹھنڈی دھوپ کہتے ہیں, اس میں بے شمار فائدے ہیں. جس وقت تم سوئے ہوتے ہو یار آج کل تو میں باقاعدگی سے دھوپ لے رہا ہوں. بھاؤ جی کس بات
ले रहे हो तुम? फ्री फ्री अच्छा। कितनी बड़ी नेमत है, सहाफी है। इससे किसने पैसे ले रहे हैं? अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। कितनी ऐसे दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो धूप को तरसती है, बकायदा उन पर धूप नहीं है। हमारे पास खुली धूप है, जितनी मर्जी लो, ना हम खुद धूप लेते हैं, ना उस धूप से हम सनशाइन से हम जो है वो बिजली बनाते हैं, जाया जा रही। ये गोरे जो है जहाँ पे धूप नहीं निकलती वो बेचारे सनबात के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं बिल्कुल। मुल्कों में जा। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि उसके लिए भी जब आप धूप लेते हो, जब आप तिब्बी फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप जनाब कंबलों की और खेस की और चादरों की बुकलें मार के बैठ जाते हैं, सब कुछ कवर करके बैठ जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप पतले कपड़े पहनकर धूप लें। थोड़ी देर बाद वो पतले कपड़ों का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जब धूप जिस्म में घुसती है तो जिस्म गर्म हो जाता है। अच्छा, कई लोग जाके ना जी थोड़ी देर ऐसे सीधा सूरज की आंखों में आंखें डाल के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये सूरज की तरफ मुंह करके जब आप बैठेंगे तो आप जल्दी उकता आ जाएंगे। आपको चाहिए कि थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठे, फिर थोड़ा सा इधर टेढ़ा होके बैठे, जैसे रोटी नहीं सेकते। सच्ची मुच्ची मजाक के अलावा जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं ना हर तरफ से उसको सुरख करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह जिस्म को सूरज के आगे रखना चाहिए। कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से, कभी कैसी वैसे हम या बीवी को कह दे कि चिमटा फाड़ ले, वो कर देते। अब वैसे कैसी अजीब कौम है कि हमने घर में अगर पौधे लगाए होते हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा धूप का ख्याल, उसके अलावा आपने घर में अगर परिंदे रखे होते हैं उनके लिए भी आप धूप का एहतमाम करते हो, नहीं करते तो अपने लिए नहीं अपने करते। लिए। अजीब बात है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं और खास तौर पे बच्चियों के लिए अज़हद जरूरी है धूप। हाँ जी, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बूढ़ों के लिए यार, जो बुजुर्ग लोग हैं। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग जो थे वो बाकायदा धूप में लेटा करते थे छत पे जाकर। वही कह रहा हूँ ना छते नहीं है, ना कुछ, ना गाले, ना बात। बहरहाल किस्सा मुख्तसर धूप जरूर लेनी चाहिए। और तुम दोनों मेरे दोस्त, मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। एक जना दोपहर 12 बजे घर आके मेरे डोल पकड़ के दही लेने जाया करे तुपे, और दूसरा दोपहर को मेरे छोटे काके को स्कूल से लेके आए। दही मैं लाऊंगा। नहीं, ये लेके आएगा दही। आप मलाई खाइंदा जी। चले फिर तुम दही ले आया करो और तुम छोटे काके को ले आया। अजीजी दोनों काम इसे दे दो, मैं तो सन बाथ लेने यूरोप जाता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें हमाम बाथ लेने नाई नहीं घुसने देता, तुम सन बाथ लेने चले ये जाते। पूछो कि जब ये सन बाथ लेने यूरोप जाता है, यूरोप वाले कहाँ जाते हैं? ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, वो भी सजे खबे हो जाते होंगे। इसे पूछो कि जब तुम सन बाथ लेते हो तो फिर सन कहाँ बाथ लेने जाता है? ये तो ऐसा बच्चा है, सन बाथ लेने जाए तो साथ 100-200 भी ले आता है। 100 मजबूरियां होंगी करानी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाईजान, पहली वीडियो फायरिंग की है, इसलिए अपना बचाव कर लो। अच्छा जी, ये देखना, सीधे हो गए ना जी। दूसरा परानू कर लो इन्हों को। वो देखो, वाह, डाडी लड़ाई जबरदस्त। ये दरअसल पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक है। ये थी सर्जिकल स्ट्राइक। ये पतीला मुदा मार के बजा रहा है। थोड़ी देर बाद आके गनमैन कहते कि भाई जी जरा बरूद के पीछे पोचा फेर लिया। अजीजी ये फायरिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि बड़ी लय में करूंगा। ढिम पटा दोनों फौजें आमने सामने हैं, जबरदस्त शेलिंग फायरिंग का तबादला, बरकत बैंड बहू बैंड। हाय हाय, 1.5-2 घंटे जंग लगी रहे, बाद में पता चले जी देखने वालों को नुकसान हुआ है और करने वालों को 2500 की वेले हुई। अच्छा, आमतौर पे मुख्तलिफ जो इफ्तिताही तकारीब होती हैं खास तौर पे, उनमें परिंदे आज़ाद किए जाते हैं, गुब्बारे छोड़े जाते हैं। दौरे जदीद में इसकी क्या शक्ल है, ये देखो परिंदे कैसे आज़ाद किए जा रहे हैं। ये वो बहुत अच्छे, ये देखो, ये वो जूं ही एक में हवा भरी जाती है, उसको अलग करके उड़ा देते हैं। हवा नहीं बन जाती, वो फूल के चाकसी बन जाती है। क्या बात। और ये वो परिंदे जो गोश्त नहीं खाते, सिर्फ हवा ही खाते हैं। ये 2 परिंदे फिजा में जाके बातें कर रहे होंगे, क्या फायदा हमारे परिंदे होने का, ना तुम अंडा दे सकते हो ना मैं अंडा दे सकता।
दूजा कहता होगा कि जरूर आप देना हो तो मोल ले लीजिए। अच्छा यार, हमारे यहाँ पुरानी एक बहस चलती आ रही है कि ये जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनका मुनासिब उर्दू तर्जमा मौजूद नहीं है। इसके लिए वो उर्दू मुक्तदरा बोर्ड और कई लोगों ने कोशिशें की हैं। एक दुकानदार की काविश देखो कि उसने सेल्फी स्टिक का क्या तर्जमा किया है। देखो जरा, सीधी बात, तस्वीर रुपए कंपनी से सेल्फी ना बने कोई बात अपना ना भाई जी, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਰੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ या तस्वीर वीडियो दिखाता है जिससे पता चलता है कि थप्पड़ लगने में और थप्पड़ खाने में क्या फर्क है। यार वो तो पहले भी पता है, कोई गैर बंदा थप्पड़ मारे तो उसे कहते हैं थप्पड़ लगना, और अगर बेगम मारे थप्पड़ तो उसे कहते हैं थप्पड़ खाना। देखो इधर आओ, चलो बस दूसरा वरना वो खुद तीसरा तो मैंने समझ बाल के ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ अब मैंने 250 ट्रेनिंग ये बहुत होगा कि मेरे मैं अपने ज्यादा खुश मुलाकातों की बिजली के पानी सिर्फ हाई रेफ्रिजरेटर